हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जियो आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इंतज़ार की जो घड़ियां है ना, वो आज ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जियो के द्वारा दोस्तों ऑफिशियली अपने आईपीओ के लिए पेपर्स को फाइल कर दिया गया है। और ये आप कह सकते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, रिसेंटली आपने सुना था एनएससी अपना आईपीओ लेकर आने वाला है, और अब दोस्तों यहाँ पर जियो भी अपना आईपीओ जो है, एनएससी का आईपीओ था ही जो अपने आप में सबसे बड़ा होने वाला था, लेकिन दोस्तों कह सकते हैं वो रिकॉर्ड जो है वो जल्द तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जियो आईपीओ उसको टेक ओवर करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, बेसिकली क्या क्या है जियो आईपीओ के अंदर। क्योंकि कंपनी ने डीएसपी फाइल कर दी, तो डेफिनेटली हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है। तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर कितने करोड़ का ये आईपीओ रह सकता है, शेयर होल्डर कोटा होने वाला है, किन के लिए होगा, कैसे एलिजिबल होना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है, सबसे आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर रिलायंस जियो आईपीओ डीआरएचपी फाइल्ड विद सेबी टू रेज अराउंड $3 बिलियन। मतलब कंपनी जो है वो $3 बिलियन। अब $3 बिलियन का मतलब दोस्तों अगर देखा जाए ऐसे तो लगभग 28,000 करोड़ के आसपास का वैल्यू आता है। बट एक बात ध्यान रखिए, मोर देन 28,000 करोड़ रहेगा। मैं क्यों 27,000 करोड़ नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज 94 के आसपास का वैल्यू चल रहा है, तो 28,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के मोटा मोटी की वैल्यू आती है। बट जैसा मैंने कहा, यह आईपीओ मोर देन $3 बिलियन के आसपास आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी दोस्तों जो पेपर आज फाइल करे हैं उसकी अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ तो कुछ इस तरीके से याद रखिएगा, ये आईपीओ रहेगा पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब कोई भी दोस्तों याद रखिएगा, ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट जो है वो आईपीओ में नहीं दिया गया है। फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है कि जो सारा का सारा पैसा है यह आपको कंपनी खुद यूटिलाइज करती हुई देखने को मिलती है, ना कि कंपनी के जो निवेशक है उनके पास आपको पैसा जाता हुआ दिखता है। तो पहले दोस्तों जो खबर चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि हो सकता है गूगल अपना हिस्सा जो है वो कंपनी के अंदर बेचता हुआ देखने को मिल जाए, राइट, मेटा जो है वो हिस्सा बेचता हुआ देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब वो जो निवेशक हमको आते हुए देखने को मिले थे वो निवेशक रहते हुए नजर आएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से तय किया गया है कि करीबन कंपनी जो है वो 27 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू लेकर आएगी। 27 करोड़ शेयर्स याद रखिएगा लेकर आए जाएंगे। 27 करोड़ का आईपीओ नहीं है, 27 करोड़ शेयर्स जो है वो कंपनी दोस्तों अपने बेचते हुए देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब ये है कि अब डिसाइड किया जाएगा आगे चलकर कि कितना करोड़ का आईपीओ टोटल रहता है। जैसा मैंने कहा, एस्टिमेट जो है वो लगभग 30 करोड़ तक का लग रहा है, 30 से 35 करोड़ के बीच का लग रहा है। कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, मेटा हो गया या फिर गूगल हो गया, ये अपना हिस्सा आपको बेचते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब ये निवेशित रहेंगे। दूसरी बात, मैसिव साइज एंड वैल्यूएशन। जैसा मैंने कहा, एस्टिमेटेड प्रोसीड्स दोस्तों बताते हैं कि $3 से $4 बिलियन के आसपास का ये आईपीओ जो है वो रहता हुआ दिख सकता है। तो 27,500 करोड़ से अगर 35,000 करोड़ के बीच का ये आईपीओ रहेगा। बट एक बार ध्यान रखिए, मोर देन 33,000 करोड़ का आईपीओ नहीं रहेगा, ये उसके बिलो ही आएगा। ठीक है। फेयर वैल्यूएशन क्या है? मार्केट एस्टिमेट्स ये करता है कि दोस्तों कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो लगभग 11 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ के बीच में आपको रहती हुई देखने को मिल सकती है। अब ये कंपनी पे है कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आती है। 12 लाख करोड़ का मतलब है कि लगभग $135 बिलियन तक का ये जो इशू है ये आपको रहता हुआ दिख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी अगर इतना फ्रेश इशू लेकर आ रही है तो फ्रेश इशू का खर्च कहाँ करेगी, कहाँ पैसा कंपनी जो है वो यूटिलाइज करने वाली है। तो इसमें दोस्तों कंपनी ने कहा है कि डेट रीपे किया जाएगा, मतलब इस कंपनी को डेट फ्री किया जाएगा। कंपनी दोस्तों लगभग 27,500 करोड़ के आसपास का जो डेट है वो ले रखा है, और ये जो डेट है ये डायरेक्टली कंपनी प्रीपे कर देगी या फिर रीपे कर देगी टू इट्स मटेरियल सब्सिडरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम। तो जो RJIL है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, इसको याद रखिएगा, ये जो डेट है ये पे किया जाएगा 27,500 करोड़ का। और बाकी का जो कॉर्पोरेट बैलेंस है वो कंपनी यूज़ करेगी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, राइट। तो आपको पता है हमेशा जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसमें GCP जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी कुछ पैसा रखती है, तो बाकी का पैसा वहाँ यूटिलाइज किया जाएगा। कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ, मेट्रिक्स की बात करता हूँ, तो दोस्तों कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू है वो लगभग 1.47 लाख करोड़ तक हमको पहुँचता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ अ 14.6% YOY जंप। मतलब कंपनी का नो डाउट रेवेन्यू जो है वो आपको काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिला है एट दिस साइज। मुनाफा भी दोस्तों लगभग 15% तक ग्रो करता हुआ देखने को मिला है टू 30,000 करोड़। तो ये भी आप कह सकते हैं कि दमदार ग्रोथ है। सब्सक्राइबर बेस की बात करते हैं तो कंपनी का सब्सक्राइबर बेस इस तरीके का है कि लगभग 524 मिलियन यूजर्स आपको कंपनी के पास देखने को मिल जाते हैं, और ये नंबर 1 स्पॉट पे है। याद रखिएगा, इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल और टेलीकॉम नेटवर्क है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात करते हैं तो वो लगभग 214 रुपये आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द मार्च क्वार्टर। ये इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स क्यों है? बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, जियो जो है वो नो डाउट आपको सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क देखने को मिलता है, तो आरपीयू
यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कंपनी कितना कमा रही है, वो इंपॉर्टेंट है। इस मैट्रिक्स को लेकर याद रखिएगा, भारतीय एयरटेल के द्वारा कहा गया था कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हमको आती हुई देखने को नहीं मिलेगी, जो हमारे लिए चैलेंजिंग है। बट क्या जियो के लिए भी है वो चैलेंजिंग, वो देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए जो पूरी इंडस्ट्री वो काफ़ी लिंक्ड है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट जेन लीडरशिप और टेक विजन, तो देखिए यहाँ पर साफ कह दिया गया है मुकेश अंबानी जी के द्वारा कि नेक्स्ट जनरेशन जो उनकी फैमिली में है, आकाश, ईशा और अनंत, ये याद रखिएगा जॉइंटली स्पेयरड करेंगे जियो आईपीओ के प्रोसेस को। बियॉन्ड टेलीकॉम भी कंपनी फोकस करेगी। डीआरएचपी में साफ साफ कहा गया कि जियो का इवोल्यूशन जो है वो सिर्फ आपको टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी जो है वो इंडिजीनियस एआई मॉडल्स के ऊपर काम करेगी, जैसे जियो टेलीफ्रेम एक एआई एजेंट प्लेटफॉर्म रहेगा, जियो कॉल एजेंट जिसको बैक किया जाएगा बाय सोवरेन एआई डेटा सेंटर इकोसिस्टम। इन्वेस्टमेंट सिंडिकेट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 19 बैंकर्स जो है वो यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिले। तो कंसोर्टियम जो है वो 19 बैंकर्स का है। अगर आप एनएससी का आईपीओ देखते हैं तो उसमें 20 बैंकर्स थे, बट यहाँ पर 19 है, जिसमें जो मैसिव इशू आता हुआ देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा कैपिटल लीड कर रहे हैं, मतलब इस पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर को। इसके अलावा इसके अंदर मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, बीओएफए सिक्योरिटीज़ और टोटल 19 बैंकर्स है जो आपको शामिल देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों जो डीआरएचपी के इंपॉर्टेंट अंश आप कह सकते हैं वो है, वो आपको मैंने बताए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट इज़ देयर फॉर द शेयर होल्डर्स एंड फॉर एम्प्लॉयज़ एंड फॉर द रेस्ट ऑफ अस। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात इस आईपीओ में दोस्तों रहने वाला है शेयर होल्डर कोटा। जी हाँ, कंपनी साफ कर दिया है कि आरआईएल के शेयर होल्डर्स के लिए, यानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स हैं, उनको शेयर होल्डर कोटा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बेनिफिट क्या होता है शेयर होल्डर कोटा का, ये आप जान लीजिए। जब भी दोस्तों कोई आईपीओ आता है तो उसके अंदर मेजरली 3 कैटेगरीज रहती है। एक होती है क्यूआईबी की, एक होती है एचएनआई की, एक होती है रिटेल की। ये 3 कैटेगरीज रहती है। शेयर होल्डर कैटेगरी वाले के पास दोस्तों होता क्या है मौका कि वो एक और कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है जो होती है शेयर होल्डर प्लस। आप चाहे तो आप रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं एचएनआई कैटेगरी के अंदर, राइट। इन दोनों में से एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल मिलाकर दोस्तों 2 कैटेगरीज होती है अप्लाई करने के लिए, जो होती है शेयर होल्डर प्लस या तो रिटेल आप अप्लाई कर लीजिए, या तो आप दोस्तों शेयर होल्डर प्लस एचएनआई अप्लाई कर लीजिए। तो आपके पास 2 कैटेगरीज में अलॉटमेंट आने का दोस्तों मौका रहता है। अब शेयर होल्डर कोटा जो होता है दोस्तों, वो कम से कम कंपनी जो है वो 10% तक का बोलती रखती है, बट काफ़ी बार देखिए उसको 5% भी कर दिया जाता है। अब ये आईपीओ का साइज़ अगर दोस्तों 30,000 करोड़ का रहता है, तो ये बात ध्यान रखिए 10% उसका, यानी लगभग 3,000 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ शेयर होल्डर के लिए हो सकता है। अगर कंपनी 3,000 नहीं भी रखती है तो हो सकता है कि 1,500 करोड़ रुपये रख दे। तो जितना भी रहेगा दोस्तों अपने आप में शेयर होल्डर कोटा आपके पास एक एक्स्ट्रा, याद रखिएगा, कैटेगरी है टू अप्लाई फॉर। एलिजिबिलिटी रूल क्या होता है, आपको अगर उसके लिए एलिजिबल होना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक शेयर आरआईएल का खरीद लेना है। कब खरीदना है? आपको खरीदना है दोस्तों शेयर होल्डर के लिए आरआईएल बिफोर द रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट जो है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द डीआरएचपी। अभी तो दोस्तों कंपनी डीआरएचपी फाइल करी है, उसको याद रखिए कम से कम 3 महीने लगेंगे फॉर अप्रूवल। उसके बाद जाकर दोस्तों कंपनी को अपना आईपीओ जो है वो फाइल करना है। और आईपीओ फाइल करने से पहले, यानी बिफोर द आरएचपी, कंपनी जब आरएचपी फाइल कर देगी उससे पहले दोस्तों आपको आरआईएल का एक शेयर खरीदना है। तो आपके ऊपर, अगर कंपनी के आप डीआरएचपी का फाइनलाइज होने का वेट करना चाहते हैं कि हाँ उसको सेबी अप्रूव कर दे तब भी चलेगा, आरएचपी से पहले अगर खरीदेंगे तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आरएचपी फाइल हो जाती है उस समय आपके पास शेयर नहीं रहेगा तो फिर आप याद रखिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप चाहे तो कभी भी एक शेयर खरीद सकते हैं, जस्ट आरएचपी से पहले खरीदना है, सिर्फ एक शेयर खरीदना है। उससे ज़्यादा अगर खरीदना चाहे तो आपके ऊपर है, बट एक शेयर आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए आरआईएल का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। ये बात ध्यान रखिएगा फॉर द शेयर होल्डर कोटा। अगर मैं सारी कैटेगरीज की बात करता हूं तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस आईपीओ में लगभग 35% हिस्सा रहेगा, एचएनआईज के लिए 15% हिस्सा रहेगा, क्यूआईबीज के लिए 50% हिस्सा रहेगा। शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी टिपिकली 10% रखती है, बट ज़रूरी नहीं कि 10% रखे। और एक और इसमें दोस्तों कोटा है फॉर द एम्प्लॉयज़। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं उनके लिए भी हो सकता है कि शेयर एम्प्लॉय कोटा जो है वो कंपनी रखेगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं टोटल मिलाकर इस आईपीओ में 5 कैटेगरीज रहने वाली है। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी इस आईपीओ को लेकर। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और जो नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो आपके साथ मैं साझा करते रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।